हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए आज हम क्लास 12th का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेशयों क्षेत्र के अंतर्गत गॉस के नियम का नया टॉपिक समझते हैं। ठीक है, आज का नया टॉपिक है हमारे लिए गॉस का नियम। तो आइए हम अब कूलाम के नियम के बाद में गॉस के नियम को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, गॉस के नियम को समझने के पहले आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। मतलब कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसके पहले उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़े ना वो सब कूलाम के नियम से संबंधित थे। किसके नियम से संबंधित थे? कूलाम के नियम से संबंधित थे। तो देखो, जैसे ही हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे फिजिक्स का, तो यूनिट का नाम क्या था? स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम था स्टूडेंट्स? स्थिर वैद्युतिकी। और मैंने स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा भी बताया था आपको, और उसमें ये कहा था कि यहाँ पर जो वैद्युत उत्पन्न होता है वो स्थिर होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बहता है। तो हमने देखे स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा में हमने क्या देखे थे? जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस आवेश को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। चूँकि ये आवेश स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते नहीं हैं, इसीलिए हम इन्हें स्थिर वैद्युत कहते हैं। और जिस विज्ञान में हम इस स्थिर वैद्युत का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये हमने देखे थे। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी का पहला टॉपिक जो था वो था वैद्युत आवेश। क्या था स्टूडेंट्स? पहला टॉपिक वैद्युत आवेश। हमने वैद्युत आवेश की परिभाषा देखे थे। देखो, अभी हमने जो बोले वही वैद्युत आवेश की परिभाषा है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश या वैद्युत आवेश कहते हैं। यही परिभाषा पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र। भाई देखिए, स्पष्ट सी बात है, जब आवेश उत्पन्न हुआ तो देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे ना, जैसे कि एबोनाइट की छड़, ठीक है, कांच की छड़, हमने इनको आपस में दोनों को घर्षण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ था। तो इस तरह से जब आवेश उत्पन्न हुआ तो आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? एक क्षेत्र भी होगा, उसका एक दायरा भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दिए थे हमने कि परीक्षण आवेश को जब हम आवेश के चारों ओर लाते हैं तो वह या आवेश का जहाँ तक के प्रभाव होता है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के चारों ओर, तो उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते थे। अब देखो, आवेश की परिभाषा और प्रकार में हमने पढ़े थे धनावेश और ऋणावेश पढ़े थे। उसके बाद में भाई आवेश के बारे में तो पढ़ लिए, फिर हमने क्या पढ़े थे? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब कि आवेश की परिभाषा तो दे दी हमने, लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे हुआ था? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने पढ़े थे कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न हुआ था, है ना। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तथा बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्र से विद्युत आकर्षण बल या स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़ा होता है। चूँकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक के द्वारा लगाए गए बल का मान घटने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से मतलब बिल्कुल नाभिक का आकर्षण बल उसके ऊपर समाप्त ही हो जाता है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है? फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी पदार्थ में जो है विद्युत उत्पन्न या आवेश उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखे थे। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखे थे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम मतलब जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का जो संपूर्ण आवेश है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। मतलब कि जैसे एबोनाइट की छड़ को हमने अगर कांच की छड़ से घर्षण करवाए तो
एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर कांच के छड़ पे चले गए या कांच के छड़ से निकलकर अगर एबोनाइट की छड़ पर आ गए तो कुल मिला के इनमें कमी हुई, मतलब इसका आवेश यहाँ गया या इसका आवेश यहाँ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुआ। ये नहीं कह सकते कि हम आवेश जो है यहाँ पे नष्ट हो गया या यहाँ से इसके अंदर से जो निकला वो बाहर जाके नष्ट हो गया, इस तरह से नहीं होता है। तो जितना आवेश प्रकृति में पहले से था उतना ही रहेगा, बस वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होगा। उसके बाद ये सब चीज़ की खोज हो चुकी थी। उसके बाद कूलाम आए, है ना भाई। देखो धीरे धीरे खोज होती गई। आवेश में हमने देखे थे शुरू में कि जो मतलब रानी एलिजाबेथ का जो डॉक्टर था, ठीक है, गिलबर्ट ने, उन्होंने मतलब एक प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद में कौन आया था, ब्राउन आया था, ठीक है, ब्राउन ने भी फिर बहुत सारे प्रयोग करके देखे थे। फिर ब्राउन के बाद में कौन आया, फाइनली कूलाम आया। अब कूलाम आया तो कूलाम ने इन सब चीज़ों को पहले से ही ये खोजे जा चुके थे, तो कूलाम ने इस स्टडी को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद में फिर उन्होंने दो आवेश को लेकर प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल करने के दौरान उसके पास में निष्कर्ष निकल के आया कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। ये F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि F मतलब फोर्स, बल। तो कूलाम ने क्या किया, इस तरह से एक कुछ निश्चित दूरी पर दो आवेशों को लिया और दोनों आवेशों को लेकर उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और उस दौरान उन्होंने पाया कि इनके मध्य लगने वाला बल, भाई अब बल कैसे लगेगा, क्योंकि आवेश है तो सिंपल सी बात है बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रहता है इनके अंदर। तो इस तरह से जो बल है उसको उन्होंने डिफाइन किया कि बल जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान भी बढ़ेगा और अगर उनकी बीच की दूरी को घटाएंगे तब बल का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं तो बल का मान कम होगा। ये सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ेगी तो बल भी कम होगा दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला। तो इस तरह से कूलाम के नियम से कुछ निष्कर्ष निकल के आए। अब कूलाम के नियम से हमने एकांक आवेश की परिभाषा भी खोजे थे। कैसे खोजे थे आपको याद है कि हमने बल का जो मान है वो क्या कर दिए थे, 9 × 10⁹ न्यूटन, और जो आवेश है उसका मान हमको निकालना था तो दूरी हमने क्या लेके चले थे, 1 मीटर, है ना। तो क्यू का मान जो है वो क्या निकल के आया था भाई, फाइनली ±1 निकल के आया था। तो हमने परिभाषा में क्या लिखे थे कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो पर आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखे आवेशों को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें। तो इस तरह से हमने एकांक आवेश की परिभाषा देखे थे। एकांक आवेश यूनिट चार्ज, इकाई आवेश या एक कूलाम आवेश वही होता है। उसके बाद हमने बिंदु आवेश देखे थे। बिंदु आवेश का मतलब भाई अल्प दूरी पर स्थित जो दो आवेश है उसको बिंदु आवेश कहते हैं, सिंपल सी बात है। फिर हमने देखे थे विद्युत क्षेत्र पहले भी लिख दी थी मैंने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सूत्र में क्या लिखे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E वेक्टर F/Q। मतलब कि जब हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लिखा रहता है, यहाँ पे कहीं Q भी रहता है, तो जब हम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर जाते हैं तो वह जितने बल का मतलब फोर्स, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किए थे। उसके बाद भाई विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाएं भी होगी, सिंपल सी बात है। हमने देखा था कि दोनों आवेशों के मध्य बल काम करता है, उसको विद्युत बल बोले थे। तो अब यहाँ विद्युत बल कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये विद्युत बल रेखाएं भी उत्पन्न होती है यहाँ पे। तो विद्युत बल रेखाओं में हमने देखे थे कि धनावेश से निकलकर ये ऋणावेश की ओर जा रही थी। तो इस तरह से विद्युत बल रेखाओं के गुण देखे थे हमने, उनकी परिभाषा देखे थे कि लचकदार डोरी की भांति वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है, एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इस तरह से हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण को देखे थे।
अब वैद्युत विध्रुव का मतलब सिंपल सी बात है, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, तो जहाँ पर दो आवेश होंगे, जैसे एक स्थान पर +Q और दूसरे पर -Q। अब इन दोनों को हमने एक रेखा से मिला लिए, तो इसको हमने अक्ष बोल दिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव की भी शक्ति होती है, तो उसकी शक्ति को मापने के लिए हमने उसको एक नाम दे दिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि P बराबर क्या होता है, 2QL। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखे थे कि मतलब दो जो वैद्युत द्विध्रुव है इनके बीच की दूरी 2L होती है, तो किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। उसके बाद हमने देखे थे मानक स्थिति। मानक स्थिति में हमने देखे थे कि दो स्थितियाँ होती है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या निकल के आया था, E = 1/4πε0 के × 2πr³ न्यूटन प्रति कूलाम। और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या निकल के आया था, E = 1/4πε0 के × p/r² न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये दोनों व्यंजक को आपको अच्छे से याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में क्या व्यंजक निकल के आया था और निरक्षीय स्थिति में क्या व्यंजक निकल के आया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ये अक्ष पर ही हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और एक जो है वो निरक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो अलग अलग स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो भी अलग अलग आएगा। उसके बाद हमने क्या देखे थे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक देखे थे, है ना। हमने इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र में जो है एक द्विध्रुव को रखे थे, और उसके मतलब कि उसके ऊपर जो बल कार्य कर रहा था उसका व्यंजक निकाले थे हमने, τ = PE sin θ। एक और पॉइंट है यहाँ पे छूट गया है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक। तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या हुआ आया था, W = 2PE × 1 - cos θ। ये भी हमने व्यंजक देखे थे, इसकी स्थितियाँ देखे थे। और आज के लेक्चर में हमने देखे थे गॉस के नियम के पहले हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को पढ़े थे, है ना। विद्युत फ्लक्स, देखो ये विद्युत फ्लक्स कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल शब्द है, और भौतिकी की भाषा थोड़ी कठिन होती है लेकिन उनका अर्थ बहुत सरल होता है। फ्लक्स मतलब ये जो विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे ना हमने पहले वाले टॉपिक में हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे, ये विद्युत बल रेखाएं। तो ये विद्युत बल रेखाओं को अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जितने भी विद्युत बल रेखाएं हैं, है ना, जितने भी विद्युत बल रेखाएं हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो इनका जो टोटल होता है ना वो ही कहलाता है विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखे थे, और उसको निकालेंगे कैसे हम, तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता में अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर गुणा कर देते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है +Q आवेश और यहाँ पे -Q आवेश है, और विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर निकल के जाती है, ये बात तो आपको पता ही है। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, पूरा अगर हम कैलकुलेशन कर देते हैं और इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो इससे क्या निकल जाता है, विद्युत फ्लक्स। मतलब कि विद्युत फ्लक्स पाई E = क्या होता है, वेक्टर E × वेक्टर ds। तो इन सब चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ से जो है कूलाम के नियम पर आधारित सभी व्यंजक थे। अब ये विद्युत फ्लक्स जो है ये गॉस का नियम जो है ये फ्लक्स पर आधारित है ना। कूलाम ने तो जो भी था मतलब कि उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके ये सब नियम दिए। अब आता है गॉस वैज्ञानिक यानी कि गॉस भौतिक शास्त्री। अब गॉस के लिए ये सब स्टडी पहले से ही थी, ठीक है, कूलाम ने जो नियम दे दिया था। अब गॉस ने क्या किया, उसके आगे का अध्ययन किया, तो उसके आगे का अध्ययन जो है वो विद्युत फ्लक्स पर आधारित है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स गॉस के नियम को डिटेल में समझते हैं। तो गॉस के नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। देखिए लेक्चर नंबर 1I
है तो मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में आपको गॉस का नियम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो सीरीज़ वाइज सभी लेक्चर को सीरीज़ वाइज मिल जाएगा आपको एक के बाद एक। तो मैं ये लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले लेक्चर में गॉस के नियम को समझाती हूँ।